हेलो फ्रेंड्स, अभियान सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका एक वार्म वेलकम है। माय नेम इज़ आलोक सिंह और आज 12 अक्टूबर 2022 को हम द हिंदू का नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है सॉल्यूशंस बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये टॉपिक स्पेसिफिकली आपका जो है जीडीपी पे बेस्ड है। इस टॉपिक में जो डिस्कशन है वो जीडीपी ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ द कंट्री, एक नेशन का इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा जीडीपी सर्व करता है जो उसकी ग्रोथ को डिटरमिन करता है। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है जीडीपी ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज़ होता है। बट वी विल सी कि जीडीपी क्या सोल क्राइटेरिया है जो सारे डेवलपमेंट ऑफ द नेशन को जो है फिगर आउट कर पाता है। क्या जीडीपी इन्वायरमेंट को पर्सपेक्टिव को शो कर पाता है, क्या विमेन एम्पावरमेंट के इशू को शो कर पाता है, क्या किसी कंट्री की हेल्थ ऑफ द वहाँ के सिटीजन्स की हेल्थ को शो कर पाता है, क्या वहाँ की एजुकेशन कैपेबिलिटी को जीडीपी शो कर पाता है। तो वी विल सी कि क्वेश्चन मार्क है क्या जीडीपी सफिशिएंट इस चीज़ को लेके। फर्दर आर्टिकल में जो दो इकोनॉमिक थ्योरिस्ट हैं और दो इंडिविजुअली वो एक दूसरे की थ्योरी से तो डिफर करते हैं, पर उनका सोल ऑब्जेक्टिव जो सोल कॉमनैलिटी है वो जीडीपी को ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज़ करने के ही फेवर में रहते हैं, राइट। फर्दर वी विल सी कि हाउ द कॉरपोरेट लॉबीज और इंडस्ट्रीज जो भी हैं वो जीडीपी के फेवर में रहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ़ दे आर हैव बीन क्वेश्चन कि नहीं एनवायरनमेंट जैसे फैक्टर को भी कंसिडर करो, तो देन दे हैव नेगेटेड दिस थ्योरी और दे हैव टोल्ड कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऐसा हैम्परिंग फैक्टर सर्व करेगा। तो उन्होंने जो टोटली जो है इन्वायरमेंट या बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करने से मना कर दिया था। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मोटिव से वर्क करता है, लेकिन जो पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर वो थ्रू आउट द वर्ल्ड भी जो है इन्हीं कॉरपोरेट लॉबीज और इन्हीं इंडस्ट्रीज के फेवर में काम करता रहा। उनकी जो भी पॉलिसीज राइट फ्रॉम 60s 70s 80s बनती आ रही हैं वो इन्हीं इंडस्ट्रीज के फेवर में रही हैं। लेकिन उनका उनका जो एम्फेसिस कॉमन सिटीजन्स पे होना चाहिए वो दे हैवेंट गवर्नमेंट हैवेंट बीन सक्सेसफुल कि वो उनकी भी हेल्प कर सके, राइट। तो ये जो डिप्रेसिंग एक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं सिटीजन्स में एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है और एक एनार्किक लाइक सिचुएशन ऑन फ्यूचर क्रिएट कर सकती है। तो वी विल डिस्कस इन दिस आर्टिकल कि हाउ ऑल दिस सिनेरियोज आर को लिंक्ड विथ ईच अदर एंड व्हाट नीड्स टू बी डन सो दैट कि फ्यूचर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम जैसा सिचुएशन न एराइज हो। कीपिंग इन माइंड कि जैसे इन्वायरमेंट का इशू जो है 21st सेंचुरी में एक बहुत बड़ा प्रेसिंग इशू है, तो हमें इस टॉपिक को जो है सिंसियरली डील करना है, राइट। और ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके जीएस पेपर 3 अलॉन्ग विद जीएस पेपर 2। और अगर एथिकल के पर्सपेक्टिव से मैं एंड में आपको एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा जो कि आपके जीएस पेपर 4 को भी कहीं ना कहीं टैकल करेगा। तो लेट्स बिगिन गाइस। जीडीपी एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेसेसिटी। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि जॉन मेनार्ड कीन्स और फ्राइडमैन दो इकोनॉमिस्ट थे, वो इंडिविजुअली एक दूसरे की इकोनॉमिक थ्योरी से डिफर करते थे। यानी कि केनिशियंस का मैंने एक प्रीवियस लेक्चर येस्टरडे मैंने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है ग्रेट रिसेशन आता है इंडिया में, और जॉन मेनार्ड कीन्स जो होते हैं उस इकोनॉमिक रिसेशन से उभरने के लिए कुछ अपने थ्योरी प्रोपाउंड करते हैं कि गवर्नमेंट को जो है मार्केट में इंटरवीन करना चाहिए और फिजिकल स्टिमुलस देना चाहिए और लिक्विडिटी प्रिवेल करनी चाहिए, लिक्विडिटी मेंटेन करनी चाहिए, मोर एंड मोर लिक्विडिटी, ताकि लोगों का कंजम्पशन बिहेवियर बढ़े और डिमांड इससे मार्केट में शूट अप होगी। लेकिन फ्राइडमैन जो होते हैं वो कीनीशियन थ्योरी के अगेंस्ट में रहते हैं। वो बोलते हैं कि मार्केट एक ओपन अप फ्री सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए और मार्केट जो है खुद ब खुद सुओ मोटो जो है अपने आप को जो एडजस्ट कर लेगी। तो ये दोनों थिंकर जो हैं अब एक दूसरे की थ्योरी से तो डिफर करते हैं, लेकिन इनका एक जो कॉमनैलिटी है कि वो जीडीपी एज अ इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है ये दोनों चाहते थे कि हाँ जीडीपी ही यूज होना चाहिए, राइट। और जो एक और कंसेप्ट इकोनॉमिक कंसेप्ट है इनविजिबल हैंड का, तो आई विल जस्ट डिस्कस कि व्हाट इज फिनोमेना ऑफ इनविजिबल हैंड। तो दिस इज ऑल अबाउट कि जीडीपी जो है एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यूज होता है। और जीडीपी की डेफिनेशन पहले मैं आपको बता दूं। जीडीपी इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ गिवन टाइम, राइट। तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी जो है मॉनेटरी वैल्यू जो है एक कंट्री में, यानी कि एक जोग्राफिकल लोकेशन में, एक पर्टिकुलर क्वार्टर में या एक पर्टिकुलर ईयर में, यानी कि टाइम में जो है ये मेजरमेंट होती है कंट्री की जीडीपी की, राइट। तो ये इकोनॉमिक हेल्थ बताती है, जीडीपी ग्रोथ इज पॉजिटिव, इट्स गोइंग अप, देन वी आर टेलिंग की कंट्री इज इकोनॉमिकली ग्रोइंग अप। बट ये सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन ही कंट्री की इकोनॉमिक डायमेंशन को ही टैकल अप कर पाता है। इस पर टाइम एंड अगेन हमेशा से क्रिटिसिज्म रहा है कि सिर्फ इकोनॉमिक हेल्थ ही कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को नहीं डिटरमिन कर सकता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को परस्यू करने के लिए मोर एंड मोर डिफॉरेस्टेशन जैसी एक्टिविटी हम परस्यू करते हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है, नेचुरल रिसोर्सेज का रैम्पेंट यूटिलाइजेशन होता है, जिससे एनवायरनमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो वो हम कहीं जीडीपी में मेजर नहीं करते। एक कंट्री की लिटरेसी रेट कितनी है, वहाँ की क्या क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल रही है, या कितनी प्रॉस्पेरिटी है, वो भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, या ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी जो इंडिया जैसी कंट्री में आप कंसिडर करोगे, जैसे डोमेस्टिक वर्क है, आपकी मदर जो है या सिस्टर या वाइफ या जो भी घर में कुकिंग हो रही होती है, वो केयर्ड इकोनॉमी का हिस्सा होती हैं, राइट। उनका कोई भी इकोनॉमिक इकोनॉमिक वैल्यू हम नहीं डिटरमिन कर पाते कि क्योंकि फ्री कॉस्ट ऑफ सर्विस जो प्रोवाइड की जाती है, तो ये भी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में नहीं काउंट होती हैं। तो एक वास्ट सेक्टर ऑफ द जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो जीडीपी ग्रोथ से बाहर हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ जीडीपी की जीडीपी सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी को परस्यू करता है, और बहुत सारे ऐसे डायमेंशन है जिसपे जीडीपी अपना रिलायबल डाटा नहीं दे पाता है, जिससे हम कंट्री की होलिस्टिक डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। तो विल सी जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या क्या अपनी थ्योरी प्रपोनेंट्स की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ इनविजिबल हैंड क्या है, और कीनीजियन और मिल्टन फ्राइडमैन को ऑल्दो मैंने ब्रीफली आपको बता ही दिया है कि व्हाट देयर थ्योरीज वेयर ऑल अबाउट, एंड जीडीपी को एज ए मेजर ऑफ वेलबींग होलिस्टिकली क्यों नहीं ले सकते। तो एडम स्मिथ जो थे, वन ऑफ द इकोनॉमिक थिंकर्स, उन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। उन्होंने अपनी बुक में जो है एक आर्गुमेंट बिल्ड किया था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का, ठीक है। So his theory was that कि society benefits when people act in self interest। मतलब सोसाइटी में एक बेनिफिशियल सिनेरियो प्रिवेल करता है अगर इंडिविजुअल जो हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करें। यानी कि अगर आप मार्केट में कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हो तो आप हमेशा प्रेफर करोगे आपको कम दाम में अच्छी सी चीज़ें मिले, और जो चीज़ मिले वो क्वालिटेटिव हो, बेटर क्वालिटी की हो, रिलायबल हो, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, राइट। तो जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है, वेन एवर पीपल ट्राई टू मेक मनी, तो सेकेंड स्टेप जो होता है दे स्टार्ट बाइंग थिंग्स। यानी कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दी जाए, लोगों को पैसा दे दिया जाए, तो उनके अंदर टेंडेंसी जो है बढ़ जाती है किसी चीज़ को खरीदने की। अब आपकी जैसी ही सैलरी आए, सबसे पहले आपको एक्साइटमेंट होती है कि चलो आई विल बाई दिस बाई दैट, ये ड्रेस खरीदना है, तो आपके अंदर एक ईगरनेस रहती है, एंड यू गो टू द मार्केट टू बाई दोज थिंग्स, राइट। अब फर्दर क्या होता है कि जैसे ही आप बाइंग बिहेवियर शुरू करते हो, तो मार्केट में जो है डिमांड क्रिएट होती है, राइट। क्योंकि आपको चीज़ें चाहिए तो उतना सप्लाई भी गुड्स का होना चाहिए, तो मार्केट में जो है डिमांड क्रिएट होती है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स, राइट। तो जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी तो मोर एंड मोर बिजनेस एक्टिविटी होगी, राइट। तो जो आप वही प्रोडक्ट भी खरीदोगे जो आपको लगेगा कि हाँ लेसर अमाउंट ऑफ मनी में बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स आपको मिल रही हैं, राइट। तो वही बिजनेस सरवाइव कर पाएंगे जो इन दोनों क्राइटेरिया को मीट आउट कर पाएंगे। तो अच्छा बिजनेस जो है वो सरवाइव कर जाएगा, और जो पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस जो बिजनेस दे रहा है दैट विल पेरिश, राइट। तो मार्केट फोर्सेस ये डिटरमिन कर रही है इनका मतलब सर्वाइवल और ब्रेक डाउन, राइट। तो एक कंपटीशन बिल्ड होता है कंपनीज के बीच में कि अच्छी से अच्छे क्वालिटी गुड्स दें और कम से कम प्राइजेस में हम लोगों को दे दें। तो कंपटीशन जो है ऐसे हेल्दी फैक्टर एक तो मार्केट में बिजनेस के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए भी, जो हम ऐसा क्लाइंट जो बायर होता है उसके लिए भी बढ़िया होता है कि अगर मार्केट में कंपटीशन बना रहे। अगर किसी चीज़ की किसी इंडिविजुअल की किसी पे मोनोपोली हो तो अपने हिसाब से प्राइसेस बढ़ाएगा घटाएगा,
राइट। तो मोनोपोली इज नॉट गुड फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। कंपटीशन जब बनेगा तो लोगों को अच्छा से अच्छा क्वालिटी ऑफ बिजनेस मिलेगा और बिजनेस बढ़ेगा। इफ द बिजनेस विल इंक्रीज, बिजनेस अगर बढ़ेगा तो मोर एंड मोर मनी इज क्रिएटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा सोसाइटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ की बढ़ेगी, कंट्री की प्रॉस्पेरिटी, लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा होगा तो अपनी सारी जो है नीड एंड नेसेसिटी को मीट आउट कर पाएंगे, हेल्थ पे इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे, अपनी इकोनॉमिक वेल ऑफ पे इन्वेस्ट करेंगे, अच्छी ड्रेसिंग लेंगे, अच्छा फूड लेंगे, तो एक विन विन सिचुएशन सबके लिए क्रिएट होगी। बिजनेस को धंधा मिलेगा, क्लाइंट को जो अपनी ज़रूरतें पूरी होंगी, और ये एक साइकिल बन जाती है, राइट। तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी आपकी जो है एक इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट बिहेवियर की वजह से, यानी कि इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में कोई भी एक्टिविटी परस्यू कर रहा है तो सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट के लिए जो है सर्व करेंगे। तो दिस वाज अ थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय जो है एडम स्मिथ, जिसको हम ये वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने प्रोपाउंड किया था, और एक डॉक्ट्रिन ऑफ इनविजिबल हैंड का जो कंसेप्ट दिया गया था। डे बिफोर लास्ट ईयर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज मिला था, और उसमें कहीं ना कहीं ये इनविजिबल हैंड का डिस्कशन हुआ था। अब इनविजिबल हैंड होता क्या है? हैंड ऐसा मेटाफर यूज हो रहा है, आपका सोल ऑब्जेक्टिव है किसी एक्टिविटी को परस्यू करना, एक गोल को अचीव करना, एंड यू आर वर्किंग फॉर इट, राइट। आप इस गोल को अचीव करने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हो, लेकिन उसके साइड एक्सटर्नलिटी में जो आप इंटेंडेड नहीं थे कि एंड रिजल्ट हो, लेकिन वो होता जा रहा है, यानी कुछ और भी पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होते जा रहे हैं जो कि एक बेनिफिशियल सिचुएशन प्रिवेल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपकी एग्जाम्पल और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आपका एंड गोल है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करोगे। कल के टाइम पे जो है आप विल बी सर्विंग एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एसपी ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो आपका एंड गोल है सिविल सर्विसेज में जाना, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। लेकिन इसका जो इनविजिबल पर्सपेक्टिव है, आपको बहुत सारा नॉलेज गेन हो रहा है। इस प्रोसेस को अटेन करने के लिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, और आपका नॉलेज लेवल जो है इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक बेनिफिट पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है। बिसाइड्स दैट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है। अब नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू मेक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ये तो बहुत रियलिटी है कि पहली अटेम्प्ट में सबका तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, बट आई विश कि एवरीबडी गेट सिलेक्टेड इन देयर इनिशियल अटेम्प्ट एज क्विकली एज पॉसिबल। तो जब इनिशियल अटेम्प्ट्स में नहीं होगा तो आप फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, राइट। पहले अटेम्प्ट में फेलियर का आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, बट बिसाइड्स ऑल दो चैलेंजेस आप फिर से उठते हो, फिर से लग जाते हो, राइट। तो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है, एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती है। इन फेलियर से आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर रहे होते हो। तो एंड में जब भी आपकी फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट में जब भी सिलेक्शन आप डिस्ट्रिक्ट में जाओ और डिस्ट्रिक्ट में नेगेटिव सिनेरियोज प्रिवेल हो, डिजास्टर मैनेज हो, सब कुछ जगह नेगेटिविटी ही दिखे, लेकिन इतने आपकी लीडरशिप क्वालिटी ड्यूरिंग और प्रिपरेशन डेज जो है ग्रूम अप हो चुकी रहती है कि यू आर फुल्ली डिटर्मिंड, आप पूरे डिटर्मिंड होते हो। आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा होता है कि आई विल वर्क माई लेवल बेस्ट, और ये मैं इस डिस्ट्रिक्ट की जो है वेलबींग के लिए काम करूंगा। तो ये एक इनविजिबल फैक्टर है कि एंड गोल तो आपका सिविल सर्विसेज को क्रैकअप करना है, लेकिन इस प्रोसेस में आप बहुत सारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को जो है शेप अप करते हो। वैसी इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी में जो है कंपटीशन और सेल्फ इंटरेस्ट जो है ना, ऐसा इनविजिबल हैंड सर्व कर रहा होता है। यानी कि कुछ बिजनेस एक्टिविटी हुई, उसको सामान बेचना, वो सर्टेन प्रॉफिट पे बेच के जो अपना एंड गोल अचीव करना चाहता है, और कंज्यूमर जो है उसको खरीद के अपनी नीड को मीट आउट करना पड़ रहा होता है, करना चाहता है। लेकिन एट द बैक एंड ना एक इनविजिबल फैक्टर सर्व करता था, वो होता है कॉम्पिटिशन फ्रॉम द बिजनेस साइड और सेल्फ इंटरेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट साइड, राइट। तो कंपटीशन क्या होता है? प्राइजेस को लो कर देता है। 2-3-4 कंपनीज जो compete कर रही थी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ताकि कंज्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा ल्योर करे, अपने प्राइस कमोडिटी के प्राइजेस को लो रखती हैं, राइट। और एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी बना के रखती है कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ही हम अपने कस्टमर्स को बेचेंगे। दूसरा जो होती है कि अगर ऐसा कुछ मार्केट में अच्छा सिनेरियो चल रहा है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं होती कि क्लाइंट को अपनी जो है, सिटीजन को अपनी नीड जो है मीट आउट हो जा रही है, राइट। और नीड्स ऑफ द सोसाइटी क्योंकि ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने बोला कि मीट हो रही है, कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं सर्व हो रहा है, एंड द प्रॉफिट सीकिंग प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस मोर। और जब ऐसा कुछ हो रहा होता है कि उनकी जब बिजनेस पिक कर रहा है तो बिजनेस भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हों वो भी इंसेंटिवाइज फील करेंगे कि हाँ वी विल वर्क मोर एंड मोर और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबल हैंड, डॉक्ट्रिन ऑफ इनविजिबल हैंड इसी को बोलते हैं कि आपका एंड गोल तो कुछ है कि ये सर्टेन गोल हमें अचीव करना है, लेकिन उसके साथ साथ बैक एंड पे कुछ और ऐसे फैक्टर सर्व कर रहे होते हैं जो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए हेल्प करते हैं और भी प्रॉफिटेटिव
नेरेटिव बिल्डअप करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एडम स्मिथ एंड हिज थ्योरी, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ इनविजिबल हैंड से रिलेटेड है। एंड वी विल सी नाउ कीनीशियन इकोनॉमिक्स क्या है। जैसे मैंने बताया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1929 में ग्लोबली जो है रिसेशन आता है, जिसको हम रिसेशन ऑफ द रिसेशन बोलते हैं, राइट। और ऑल द वर्ल्ड एवरीबडी वॉज क्लूलेस कि हमें क्या करना चाहिए जैसे इकोनॉमिक रिवाइव हो। तो एक जो इकोनॉमिक थिंकर हैं जॉन मेनर्ड कीन्स, ये अपनी थ्योरी प्रोपाउंड करते हैं और इनका पर्सपेक्टिव ये रहता है कि मार्केट जो है इनपरफेक्ट और नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि मार्केट में परफेक्शन नहीं है, आज सही चल रही है, कल इट विल फेस सम एडवर्स सिचुएशन, और सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, ताकि प्रॉपर फंक्शनैलिटी हो, गवर्नमेंट का इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करेगी? मार्केट में डिमांड बनाने के लिए, क्योंकि अब रिसेशन चल रहा है, लोगों के अंदर परचेजिंग पावर लो हो चुकी है, चीज़ों को खरीदने की कैपेसिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करे कि मार्केट में लिक्विडिटी बनाए, मोर एंड मोर मनी जो है फ्लो अप करे, जिससे कंज्यूमर्स के पास, लोगों के पास पैसा है, चीज़ों को खरीदे और मार्केट में डिमांड बूस्टअप है। डिमांड बूस्टअप होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्टअप होगी, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट जॉन मेनर्ड कीन्स। लेकिन दो दूसरे थिंकर एक हैं मिल्टन फ्राइडमैन, इनकी आप साइकोलॉजी में भी पढ़ोगे, इनकी कुछ अपनी थ्योरीज हैं। इनको जो है नोबेल प्राइज मिला था अपनी थ्योरी के लिए, और ये यूएस के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, इनके जो है एज ए इकोनॉमिक एडवाइजर भी ये सर्व कर चुके हैं। इनकी थ्योरी जो है क्वाइट कॉन्ट्ररी टू द थ्योरी ऑफ जॉन मेनर्ड कीन्स है। ये जॉन मेनर्ड कीन्स की थ्योरी से डिफर करते हैं, जहां जॉन मेनर्ड कीन्स बोलते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए मार्केट फोर्सेस में, क्योंकि मार्केट फोर्सेस जो है क्वाइट इम्परफेक्ट हैं और सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। लेकिन मिल्टन फ्राइडमैन बोलते हैं कि नो, मार्केट जो है फ्री इकोनॉमी ही होना चाहिए और गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी अ मिनिमलिस्टिक रोल बिटवीन गवर्नमेंट एज वेल एज मार्केट। तो दोनों जो है गवर्नमेंट को जो है मार्केट को इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने देना चाहिए, और मार्केट की टेंडेंसी है वो अपने आप से आज नहीं तो कल सेटल डाउन होके अपने फेवर में काम करेगा। तो दिस इज वॉज ऑल अबाउट मिल्टन फ्राइडमैन। और लेकिन इन दोनों के डिफरेंसेस के बावजूद जो एक कॉमन पर्सपेक्टिव जो हम इस टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले, ये जीडीपी को ही फेवर करते हैं कि जीडीपी ही ऐसा इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी और उनके डेवलपमेंट के लिए ऐसा इंडिकेटर यूज होना चाहिए। तो ये इन थिंकर्स का था। लेकिन वी विल सी कि जीडीपी जो है एक मॉनेटरी वैल्यू में, यानी कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही जो किसी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को जो है डिटरमिन करती है, लेकिन उसकी जो साइड एक्सटर्नलिटीज़ हैं, जो नेगेटिविटीज़ हैं, वो हैप्पीनेस जैसे फैक्टर्स को नहीं कंसिडर करती है। एक कंट्री की इकोनॉमी हो सकता है जीडीपी उसकी बहुत हाई हो, लेकिन वहाँ के सिटीजन्स खुश हैं या नहीं है, एक क्वेश्चनेबल मार्क है, क्योंकि कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। भूटान जैसी कंट्रीज जहाँ पे जीडीपी ऑलमोस्ट उतना मतलब पावरफुल नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग हैप्पी हैं, खुश हैं, मतलब दे आर लिविंग गुड। और भूटान एक ऐसी कंट्री है, वो जीडीपी को ऐसा अपना ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी नहीं, रेदर दे यूज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्रीज। जीडीपी कभी भी जेनेटिक्स के बारे में नहीं बताएगी, क्या फैमिली स्ट्रक्चर फॉलो अप, और आपके फ्रेंड्स कैसे हैं कैसे नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू जीडीपी इज नॉट गोइंग टू टेल वर्क सेटिस्फैक्शन कैसा है, आप इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं वेदर दे आर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क और नॉट, ये जीडीपी नहीं शो करता है। इन्वायरमेंट पे क्या नेगेटिव बिजनेस बन रहा है, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, कंपनीज बन रही है, एनवायरमेंट पे कितना नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, लेकिन जीडीपी में कहीं भी ये मेंशन नहीं होता है कि इन्वायरमेंट पे कितना इंपैक्ट पड़ा है, क्या आप अनरीजनेबल एक्सप्लॉयटेशन इन फॉरेस्ट का कर रहे हो, नेचुरल रिसोर्सेज का कर रहे हो, ताकि जो है एक अनसस्टेनेबल ग्रोथ डेवलप हो, ये जीडीपी कहीं भी मेंशन नहीं करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीडीपीज जो है कि एज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग नहीं होता है। तो दिस इज एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ऑल द एडिटोरियल में मेंशन नहीं है, बट इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए होना जरूरी है ताकि फर्दर इस टॉपिक को समझ सके, राइट। So the next topic is the pursuit of GDP growth destroying Earth's capacity। जैसा मैंने बोला कि जीडीपी पे हमारा इंडस्ट्री में ग्लोबली इतना एम्फेसिस है, जीडीपी से हम इतने फैसिनेटेड है कि हर एक फैक्टर पे सिर्फ जीडीपी ही देखते रहे कि किसी कंट्री की जीडीपी कितना कर रही है। मीडिया में भी हमेशा एक न्यूज़ चल रहा होता है कि जीडीपी ऑफ द कंट्री इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग राइजिंग अप, लेकिन कहीं भी हम जो सिटीजन्स की प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर्स और इन चीज़ों पर उतना डिस्कशन नहीं होता है जितना जीडीपी होता है। लेकिन इनका साइड एक्सटर्नलिटी जैसे जीडीपी का मैंने बोला कि इट इज़ डिस्ट्रॉइंग द अर्थ कैपेसिटी कि रिन्यू इटसेल्फ एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर अनब्राइडल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि अगर रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन ठीक है, पर इतना भी मत करो ना कि वो फिर से ग्रो ना कर पाए। नेचर की क्या टेंडेंसी है, आपकी जितनी नीड है
जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही एक्सप्लॉइट करो, ताकि जो नेचर है फिर से ये पेड़ पौधे अपने आप से उग सकें। अब इनका अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉइटेशन करो, आपकी नीड 1 रुपए की है या 10 रुपए की है और आप 100 रुपए का एक्सप्लॉइटेशन करें, तो नेचर की अपनी एक लिमिटेशन है, फिर से रीग्रो तो नहीं कर सकता। और ऐसा रीग्रो नहीं होगा तो हमारी फ्यूचर की जो नीड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। आने वाले हम फ्यूचर को जो है कुछ दे के नहीं जाएंगे, हमारे पूर्वज हमें इतना कुछ दे के गए, लेकिन हम आने वाले अपने फ्यूचर को जो कुछ दे के नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वो होता है ना कि सोने की जो चिड़िया बोलते हैं कि उसका अंडा जो हम हर दिन एक एक अंडे सोने की दे रही होते हैं, लेकिन हम इतने अफसेस होते हैं कि इस मुर्गी को अगर हम काट के मतलब देखें तो सारे के सारे अंडे आज ही मिल जाएंगे। तो होता है क्या है ना, अंडे मिलते हैं ना मुर्गी। वैसा ही कुछ जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। हमारे कंज्यूमरिज्म का बिहेवियर इतना ज़्यादा है कि हम कोशिश में है कि आज ही सारा कुछ मिल जाए, फ्यूचर के लिए कुछ ना हो। उस पर्सपेक्टिव में क्लब ऑफ रोम है, एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेट 1960s में स्टैब्लिश हुआ था, जिन्होंने ये बोला था कि जो परस्यूट ऑफ जीडीपी ग्रोथ का ऑब्सेशन है ना, ये अर्थ की कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, राइट। तो इसलिए जो है हेल्थ ऑफ द प्लैनेट को भी जीडीपी के कैलकुलेशन में जो है इंक्लूड कर लेना चाहिए। आप जीडीपी तो मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से कर ही रहे हो, लेकिन हेल्थ ऑफ द प्लैनेट को भी इसमें कंसिडर करो, तभी ये ग्रोथ की जो है ना प्रॉपर इंडिकेशन मिल पाएगी, राइट। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट लॉबिस्ट हैं वो इसको टोटली नेगेट कर देती हैं, क्योंकि उनका अपना एक लॉस है। तो वो बोलते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट एज एन एक्सटर्नल टू द इकोनॉमी, वो इकोनॉमी का हिस्सा ही नहीं मानते कि एनवायरनमेंट जो इकोनॉमी का हिस्सा है। और वो ऐसा समझते हैं कि अगर हम कुछ एनवायरनमेंट के बारे में इतना अपसेस्ड होंगे तो अपना हम बिजनेस तो कर नहीं पाएंगे, और वो फिर हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है ऐसा नेगेटिव फैक्टर सब होगा, और हम जितना जो बिजनेस करना चाहते हैं वो पॉसिबिलिटी बिल्डअप नहीं हो पाती है, राइट। तो दे हैव टोटली नेगेटेड दिस थॉट ऑफ कि इट विल हैम्पर देयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, नीड ऑफ द सिटीजन्स हु अर्न देयर लाइवलीहुड, उनकी भी जो है ना पर्सपेक्टिव को गवर्नमेंट ने रेलीगेट कर दिया था। इंडस्ट्रियलिस्ट तो अपने फेवर में काम कर ही रहे थे, पर गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज अराउंड द वर्ल्ड, नॉट इन इवन इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड जो है इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबीज के ही फेवर में रही है, रेदर देन वर्किंग फॉर द कॉमन सिटीजन्स के इंटरेस्ट में काम करने के बावजूद अगेन जो है ये इंडस्ट्रीज के फेवर में ही रहते हैं। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल थैचर रीगन शिकागो मॉडल है। अब ये थैचर और रीगन कौन है? थैचर जो थी ना, ये यूके की प्रेसिडेंट थी 70s 80s के टाइम पे, और रोनाल्ड रीगन जो थे यूएसए के प्रेसिडेंट थे। अब 70s 80s में क्या होता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनमें इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा होता है, इनकी इकोनॉमिक हेल्थ सही नहीं चल रही होती है, एवरीवेयर जो है मतलब नेगेटिव फैक्टर सर्व होते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत ह्यू एंड क्राई मचा होता है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए ये जो कंट्रीज हैं, रोनाल्ड रीगन और थैचर के लीडरशिप में, ये क्या करते हैं कि एक नई लिबरल जो है इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का रोल जो है ना मार्केट में मिनिमलिस्टिक कर देते हैं, कि गवर्नमेंट कम से कम फंक्शन करेगी और प्राइवेट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ये जो है मार्केट में छोड़ देते हैं। और जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी का जो अपना फोकस एरिया है, कि ये अज्यूम करते हैं कि अगर समझ लो कि इकोनॉमिक बोट की तरह है, तो जो गवर्नमेंट है ना ऐसे स्टीयरर हो, यानी कि सिर्फ बोट की डायरेक्शन इस इकोनॉमी ऑफ द रिवर में वो मतलब डिटरमिन करेगी कि नाव किस डायरेक्शन में जाएगी, और जो रोइंग है मतलब जो भी नाव को खेद रहा है वो प्राइवेट सेक्टर रहेगा, राइट। तो गवर्नमेंट का जो है मिनिमलिस्टिक रोल हो जाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर उस पर इंटरवीन करे। तो इनकी ये तो ठीक है पॉजिटिव मोटिव से इन्होंने किया था, लेकिन इनका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था कि कॉर्पोरेट रेट जो टैक्सेस है उसको तो लो कर देते हैं, लेकिन जो आम आदमी के ऊपर टैक्सेशन का बर्डन है वो कहीं कम नहीं होता, वो बढ़ा ही रहता है, राइट। और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी मेजर्स ले रही थी एजेड पॉपुलेशन के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द पीपल, छोटे बच्चे और ऐसे डिजेबल कैंडिडेट्स के लिए जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही थी उसको और लो कर देती है, राइट। तो ये थैचर और रीगन का शिकागो मॉडल था। उसके बिसाइड कुछ और गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस ग्रेट रिसेशन में हुआ था, उसने गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो टू लास्ट टू फेल है, जो बिग इंस्टीट्यूशन है, उनके ग्रोथ के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए बहुत सारे पैकेजेस निकाले कि ये इनको वी हैव टू असिस्ट कि इनका फॉल डाउन ना हो। लेकिन उन्होंने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया, जिनकी जॉब चलेगी रिसेशन में, जिनकी लाइवलीहुड डिसहैम्पर्ड होगी, उनके जो सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी परस्यू नहीं करती है कि वी शुड वर्क फॉर द कॉमन पीपल, रेदर दे केप्ट ऑन वर्किंग फॉर द बिग लॉबीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेस को ही बचाने में लगे रहे। एंड इसकी वजह से जो पीपल में जो सिटीजन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है।
While the ideology of minimum government with balanced budgets and low inflation has कंटिन्यूड, यानी कि जैसे मैंने बोला न्यू लिबरल इकोनॉमिक जो फिलॉसफी थी, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस अलोंग विद द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जिससे कि बजट पे कम जो गवर्नमेंट के प्रेशर पड़े, सोशल स्पेंडिंग में इन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग करी दी है, महंगाई भी कम कंट्रोल होगी अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रही है। लेकिन इन सब की वजह से क्या हुआ कि आम आदमी की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, प्रोटेस्ट होता है, लोगों में जो है गुस्सा फीलिंग होती है कि आप बड़े बड़े लॉबीज के लिए तो काम कर रहे हो बट हमारी जॉब चली गई, वी आर नॉट वेल ऑफ, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है और हम अपनी चीज़ों को मीट आउट नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो सिटीजन जो है कंप्लेन कर देते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इज अनफेयर, दैट इज, ये जो भी सिस्टम बनाया गया है ना, ये टोटली अनफेयर है, हमारे फेवर में तो काम नहीं कर रहा है। इट इज़ जस्ट वर्किंग टू प्रोटेक्ट द लार्ज कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट जो भी है बड़े बड़े कॉर्पोरेशन को जो है उनके फेवर में काम करे। तो उन्होंने क्या डिमांड की कि जो भी मतलब गवर्नमेंट फंक्शनैलिटी कर रही, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है मतलब परस्यू किया जा रहा है, उनका एम्फेसिस सिर्फ प्रॉफिट में ना हो, रेदर और दो फैक्टर्स ऐड किए गए और इनको 3 P's बोलते हैं। पीपुल, आम आदमी के लिए भी इनको कंसिडर करना चाहिए, एनवायरमेंट, प्लैनेट, अर्थ के लिए भी काम करो और साथ में आप प्रॉफिट का भी देखो। लेकिन इन 3 फैक्टर को जो सस्टेनेबली अपने इकोनॉमिक पॉलिसी पे जो है कैरी फॉरवर्ड करो ताकि एक सस्टेनेबल सिस्टम बिल्डअप हो सके। सिर्फ आप प्रॉफिट के पीछे मत भागो जिससे कि अर्थ पे भी जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसे सिचुएशन प्रिवेल हो रही है और लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस लो हो रही है। एक जगह एक फैक्शन ऑफ द सोसाइटी तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन जो लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन पे जो है नेगेटिव फैक्टर क्रिएट हो रहा है। तो एम्फेसिस था कि 3 P पे जो है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, दैट इज पीपुल्स, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, राइट। अब इन 3 P's को जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ जो है गाइडलाइन दी गई। वो 5 गाइडलाइंस क्या थी कि सबसे पहले तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, राइट। गरीबी है लोगों में, इंडिया में देखते हैं अराउंड 21% ऑफ द पॉपुलेशन रफली जो है कमिटी ने जो अपना वो दिया था कि 21% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है और उसके अबव है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड है ना जस्ट बिलो द लाइन है। तो अगर थोड़ा से भी इकोनॉमिक टर्मोइल है जैसे कोविड जैसी सिचुएशन है तो वो बहुत सारा पॉपुलेशन फिर से जो है बिलो पॉवर्टी लाइन चला जाएगा। तो सबसे पहले तो पॉवर्टी को ख़त्म करना, और ये आपकी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा, उसकी भी जो है ये वन ऑफ द टारगेट्स ऑफ द 17 टारगेट्स, पॉवर्टी को रिड्यूस करना वन ऑफ द टारगेट है। दूसरा है एड्रेसिंग द ग्रॉस इनइक्वालिटी। अब मेन एंड वुमेन जो है इक्वली सर्व कर रहे हैं कि नहीं। ग्लोबली आपने देखा कि मेन आर द लार्जेस्ट वर्किंग फोर्स, वुमेन जो है टॉप नॉच ऑफ द फंक्शनैलिटीज़ में जो है प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, तो एक इनइक्वालिटी जैसी फैक्टर्स सर्व करते हैं। इंडिया का आपने देखा ही था ग्लोबल इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पे कितनी लो रैंकिंग है। इसलिए वुमेन का एम्पावरमेंट भी आउट ऑफ द 5 रोड गाइडलाइन जो वो किया गया था कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और जो फूड सिस्टम है वो हेल्दी हो ताकि लोगों को सिटीजन्स को जो है एक हेल्दी फूड मिल सके। बिसाइड्स दैट ट्रांजिशनिंग टू द क्लीन एनर्जी, आपने पेरिस क्लाइमेट डील में भी देखा कि कैसे जो क्लीन एनर्जी पे एम्फसाइज है। अभी ग्लासगो की जो COP26 की जो मीट हुई थी, इसमें इंडिया अंडर लीडरशिप नरेंद्र मोदी, उन्होंने पंचामित्र एवोशन लिया था, वो लिया है कि हम जैसे कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ जो है ट्रांजिशन करेंगे और कैसे जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है एम्ब्रेस करेंगे। तो ये 5 जो गाइडलाइंस दी गई हैं, ये एक रोड मैप है कि अगर इनका आप यूटिलाइज करें तो अर्थ पे जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्डअप हो सकेगी और एक होलिस्टिक पॉलिसी गवर्नमेंट जो है इन 5 सिनेरियो को अगर देख के बनाए तो बिल्डअप हो सकती है। और इससे क्या होता है कि जो टू लिटिल टू लेट जो वाला जो मतलब पाथ है ना, मतलब अभी जो हम कंटेम्प्रेरी फॉलो कर रहे हैं सिर्फ एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उससे क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे फैक्शन मतलब ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फ्लडिंग आ रही है, हर जगह कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है, एपिडेमिक्स फैल रहे हैं। तो ये ऐसा ना, इसको इसीलिए एक मेटाफर यूज़ किया गया, टू लिटिल टू लेट, मतलब बहुत देर हो चुकी है जो भी आप करोगे, इट्स क्वाइट टफ कि फिर से हम उस लेवल पे आ सकें। हालांकि कुछ रोड मैप दिए गए हैं कि ऐसा परस्यू करें तो 2100 तक, यानी कि 80 साल बाद अगर हम अपने टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक अगर लिमिट कर पाएँ तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी सीनेरियोज उतनी नहीं हो पाएंगी। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब हम ऐसा कुछ बिग लीप टाइप जैसे ना पॉलिसी फॉलो अप करें। एक पॉलिसी तो आपकी टू लिटिल टू लेट है जो हम कंटेम्प्रेरी टाइम पे फॉलो अप कर रहे हैं, राइट, टू लिटिल टू लेट। और दूसरा उन्होंने रिकमेंड किया ऐसा सोल्यूशन, वो है बिग लीप, यानी कि एक लंबी छलांग हमें लगाने की ज़रूरत है, अपनी पॉलिसी ऐसी बनाने की ज़रूरत है क्या ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्डअप हो सके, राइट।
और द मॉडल रिविल्स इट विल लीड टू इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटल कोलैप्स। अगर हम ये वाला मॉडल टू लिटिल टू लेट वाला करते हैं तो इन्वायरमेंटल सोसाइटल जो है कोलैप्स कर सकता है। तो बिग लीप जो है ऐसा रेमेडी है ताकि इस कैटास्ट्रॉफी को हम प्रिवेंट कर सके। और ये इतना मतलब बेटर रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी कि इसके उन्होंने बोला कि इसके लिए कुछ आपको अलग से एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं, यू डोंट नीड अ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू कि आपको अलग से कुछ करना है। रेदर जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ है, जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन्हीं का ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर किया जाए तो एक बेटर पॉलिसी मेकिंग हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि ऑल्दो इट इज़ देयर बट डिफरेंस इन दोनों थॉट प्रोसेस में क्या है कि पहले में तो टू लिटिल टू लेट वाले में इक्विटेबल एसेस टू टेक्नोलॉजीज नहीं, जो प्रिविलेज्ड हैं, जो टॉप ऑफ द नॉच ऑफ द सोसाइटी, उन्हीं के पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर ये बिग लीप वाले मॉडल में हम इनको फॉलो अप करें कि इक्विटेबल एसेस टेक्नोलॉजी का लोगों के पास हो तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी बिल्डअप हो सकती है। यानी कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज साथ में काम करें, उनके पास इक्विटेबल टेक्नोलॉजीज हो तो एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज अच्छे से हैंडल कर सकता है, राइट। और दूसरा जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का होना ही नहीं, इनका यूटिलाइजेशन भी कैसे कर रहे हो और इनमें लोकल जो है वो इन्वॉल्व हो हैं या नहीं है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो दूसरी जो बिग लीप वाली पॉलिसी है उसमें इन टेक्नोलॉजीज़ का किस तरह से आप यूज़ कर रहे हो, उनका पॉजिटिव वे में यूज़ करना और लोकल एक्टर्स को यूज़ उनके डिसीजन मेकिंग में अपने साथ लेके चलना बहुत क्रूशियल है, तभी ये पॉलिसी एक सक्सेसफुल पॉलिसी बन सकती है, राइट। द टू लिटिल टू लेट वाली जो ये पॉलिसी है वो ग्लोबल इनइक्वालिटी सोसाइटी में ज़्यादा प्रिवेल कर सकती है, ज़्यादा इनइक्वालिटी बनाती है। और ऐसा माना गया 2050 तक अगर ऐसे ही चला गया तो इंडिया जैसी कंट्री ना वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप मोस्ट अनइक्वल कंट्री होगी। यहाँ इनइक्वालिटी इतनी प्रिवेल होगी। कोविड में ही आपने देखा कि अंबानीज और अडानीज जैसे इंडिविजुअल्स थे, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, राइट। और वहीं पे जो नॉर्मल सिटीजन है, जो मिडिल क्लास है, तो उनकी जॉब चली गई और बहुत सारा कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ जो इनकी डाउन हो गई। इनका जो है जो भी सैलरी था वो गिर गया, हाफ ऑफ द सैलरी दे वर वर्किंग। जो 21% ऑफ द पॉपुलेशन है वो अचानक से जो है, क्योंकि जस्ट बिलो द पॉवर्टी लाइन में आ रहा था, वो इकोनॉमिक शॉक की वजह से जो है मतलब ऊपर चला गया, राइट, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चला गया। तो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वे लिविंग इन अ पॉवर्टी पुअर सिचुएशन। और ऐसा रिपोर्ट लाया गया कि टॉप 1% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ को हैंडल करती है। तो जीडीपी जैसी अगर मतलब कंट्री की इकोनॉमी अगर जीडीपी बढ़ भी रही है तो क्या सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स के अंडर में ही इस इकोनॉमी का अपहोल्डिंग है, या सारे सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के पास बराबर बराबर पैसा जा रहा है। तो अगर कुछ ही इंडिविजुअल्स अगर ऐसा ग्रो कर रहे होंगे, बाकी सोसाइटी अगर पीछे ही रहेगी तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इसीलिए इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक वेल्थ, ये जो बिग लीप वाली पॉलिसी है, इसमें बहुत ज़रूरी है ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोसाइटी में बिल्डअप हो सके। और अगर आम आदमी के लिए काम नहीं होगा, उस पर अगर प्रेशर बिल्डअप होगा, टैक्सेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होंगी, तो सिटीजन्स में इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में जो है मिसट्रस्ट होगा ही होगा। इसके फेवर में दो इंडेक्स मतलब रिप्रेजेंट किए गए, जो कि सोशल टेंशन इंडेक्स और एवरेज वेल बीइंग इंडेक्स रहता है, राइट। तो ऑथर बोलते हैं कि इट हैज़ अलाउड अस टू एस्टिमेट वेदर पॉलिसीज रिलेटेड टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन माइट कॉज सोशल टेंशन टू राइज और फॉल। मतलब अगर ऐसा पॉलिसी हम बनाते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, और अगर सोशल टेंशन जो अगर बढ़ रहा है घट रहा है, ये देखने की बात है। और अगर सोशल टेंशन बढ़ रहा है ना, तो इट्स क्वाइट कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि विशियस साइकिल बनाएगा, राइट। क्योंकि फिर जो है गवर्नमेंट में लोगों का जो है फेथ खत्म हो जाएगा, जिससे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होगी, इकोनॉमी रुक जाएगी, स्टैग्नेशन क्रिएट हो जाएगा, लोग मतलब दे विल बी लीस्ट हैप्पीएस्ट पीपुल, और गवर्नमेंट की अपनी खुद की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाएगी, एंड इट विल स्टार्ट टू स्ट्रगल। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट थे, यूएस के इलेक्शन हो रहे थे, उससे पहले कैपिटल हिल जो उनकी है आपकी गवर्नमेंट बिल्डिंग, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द यूएसए पॉपुलेशन ने जो है मतलब हल्ला बोल कर दिया था, पूरा जो है बिल्डिंग्स को तोड़ फोड़ मचाना है, उन्होंने फेथ खत्म होता जा रहा था गवर्नमेंट। तो यूएसए जैसी इकोनॉमी जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, वन ऑफ द प्रॉस्पेरस इकोनॉमी है, वहाँ आप देखते हो ऐसी सिचुएशन अराइज होती हैं। और भी कंट्रीज में आप देखते हो कि पब्लिक सड़कों पर आ जाती है, दे वुड बी होल्डिंग बैनर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और श्रीलंका में अभी आपने देखा कि कैसे प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो वहाँ के सिटीजन्स चले जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ऐसी सही एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रही है तो सिटीजन्स के अंदर में जो है
एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस गवर्नमेंट का आ ही जाएगा और गवर्नमेंट विल हैव टू स्ट्रगल। अब इसी टर्मोइल पे जो है पूरा ग्लोबल वर्ल्ड अभी टिका हुआ है कि लोगों में गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गुस्सा है कि क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ कॉर्पोरेट लॉबीज के लिए बिल्डअप कर रहा है। और इसी पे जो है आप रिसेंट जो है अगला G20 का समिट है वो इंडिया होल्ड करने वाली है। और आपको एक न्यूज़ बता दूं कि ये G20 समिट इंडिया जो पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर में हेल्ड करना चाहता है, ताकि लोगों को ग्लोबल स्टेज पे बताए हाउ इट इज़ हैंडलिंग जम्मू एंड कश्मीर। और इसको जो है चाइना और पाकिस्तान ने नेगेट किया है कि जम्मू एंड कश्मीर पे जो है इंडिया को नहीं करने देना चाहिए समिट को होल्ड। लेकिन वो पर्सपेक्टिव हमारा नहीं, हम टॉपिक पे आते हैं कि इंडिया इसी बैकड्रॉप, इसी जो लोकल सेंटिमेंट या सिटीजन्स के सेंटिमेंट से ग्लोबली अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसी टर्मोइल पे जो है G20 की समिट हेल्ड करने वाला है, लीडरशिप को, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप को G20 के। तो क्या इंडिया जो है कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है? The powerful fix the rules of game globally and nationally. They even control and conduct the deliberation, the agenda which include and retain the power to veto. तो G20 के बैकग्राउंड में हो रहा है, तो आप देखते हो वीटो का हमेशा मिसयूज होता है। और यही सारी जो गवर्नमेंट लॉबीज हैं सारा पॉलिसी डिटरमिन करती हैं, और पॉलिसी डिटरमिन करती है तो एट अ लार्जर जो है पावरफुल लॉबीज के फेवर में ही काम करती हैं, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म ऐसे कंसेप्ट बताया जाता है, रेदर देन वर्किंग फॉर द सेंटिमेंट। तो एक देखने वाली बात होगी कि G20 समिट में इंडिया जो है कैसा नेक्स्ट ईयर क्या क्या एजेंडा रखता है। अब सोशल टेंशन जो बढ़ेंगी तो ब्रेकडाउन का भी सिचुएशन प्रिवेल होगा, ये लोगों में टेंशन है तो सिस्टम कोलैप्स करेगा ही करेगा, राइट। तो सोशल टेंशन और ऑलरेडी टू हाई विद इन मेनी कंट्रीज, मैंने बताया श्रीलंका का जैसा सिचुएशन, लास्ट ईयर USA का, इंडिया में भी टाइम एंड अगेन लोग सड़कों पे आ जाते हैं, ट्रेन जलाने लग जाते हैं, बसेस जलाने लग जाते हैं। गवर्नमेंट आर अनेबल टू फाइंड अ फेयर सोल्यूशन, और गवर्नमेंट क्लूलेस है कि आप व्हाट वी शुड डू। जब पब्लिक सड़कों पे आ जाती है, आप देखें कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे वो कंट्री ही छोड़ के चले जाते हैं। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लास्ट ईयर आपने देखा वो भी गायब ही हो गए थे। डिसइल्यूजमेंट विद द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इज इंक्रीजिंग इवन इन द USA एंड यूरोप में भी देखा। और फिर रिसेंट आप देखोगे UK की नई लीडरशिप आई है, वहाँ के नई प्राइम मिनिस्टर जो है चूज हुई हैं, पहले बोरिस जॉनसन होते थे, तो उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है अभी UK बजट में लेके वो काफ़ी सुसाइडल होगी। तो USA और यूरोप जैसी कंट्री जगहों पर वेस्टर्न नेशंस में भी नेगेटिव सिनेरियोस प्रिवेल हो रहा है। और जब लोगों में नेगेटिव सेंटिमेंट हो, सिटीजन्स का जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नेगेटिव सेंटिमेंट हो, लीडरशिप में फेथ खत्म हो जाए, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक ही पावर होती है वोटिंग की, और वोट करके वो ऐसे इंडिविजुअल को चूज करके लाते हैं ना जो अथॉरिटेरियन हो, जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की। तो ये राइट विंग पॉलिटिक्स को जो है इसीलिए प्रमोट करता है। तो पुतिन, जी जिनपिंग, या टू एक्सटेंट बोल सकते हो कि नरेंद्र मोदी जैसे लीडरशिप का ग्लोबल स्टेज पे आना, ये इस चीज़ का बहुत सिनोनिमस इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर दे रहा है कि लोगों का सेंटिमेंट जो है एक लिबरल और वीक लीडरशिप में ख़त्म होता जा रहा है, और वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरफ जो है अपना जो कि टू एक्सटेंट हम बोल सकते हैं अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस है, राइट। तो ये एक नेगेटिव सिचुएशन प्रिवेल हो सकती है। एंड रिपोर्ट्स पॉइंट आउट दैट सोशो पॉलिटिकल विल ब्रेक इनटू मेनी फ्रैगमेंट्स बिफोर द प्लैनेट्स बिकम टू हॉट। यानी कि अब क्लाइमेट चेंज की बात तो बाद में करना है कि हाउ विल टैकल दिस प्लैनेट, कि इनकी जो क्लाइमेट चेंज को हम हैंडल कर सकें, उससे पहले जो सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी है, लोगों में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और उसी के अगेंस्ट में अगर रिबेल शुरू हो जाए, तो सोचो कैसे सोसाइटी में जो है पीस प्रिवेल कर पाएगा। तो क्लाइमेट चेंज से पहले जो सोशो पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान में आपने लास्ट ईयर देखा व्हाट वाज हैपनिंग, लोग सड़कों पे थे, तालिबान का रूल एंड ऑल, बिकॉज द वेज इन विच सॉल्यूशंस आर बीइंग फाउंड ऑन ग्लोबल प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड एज अनफेयर। जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटी परस्यू करी अनफेयर, ये दे आर वर्किंग लार्जली इन द फेवर ऑफ इंडस्ट्रियस लॉबी, बड़े बड़े टॉप लॉबीज के ही फेवर में कर रही, तो उनका मॉडल ऑटो फेल होना ही होना है। अगर आप इस चीज़ को एम्फेसिस डालें कि प्राइवेट सेक्टर ये सब कुछ करेगा और उन्हीं के फेवर में पॉलिसी लाएंगे रेदर देन सिटीजन्स और अपने लोकल पीपल के लिए, तो ये मॉडल सर्टेन टाइम पे फेल होगा ही। तो वॉइसेस ऑफ द लेस पावरफुल पीपल आर नॉट लिसन, तो जो आम आदमी उसकी आवाज़ तो आप सुन नहीं रहे हो, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो आपका सिस्टम फेल होगा। अब इन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए क्या पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वी शुड एंड दिस एडिटोरियल ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो पॉलिसी मेकिंग मस्ट बिकम मोर इंक्लूसिव एंड लेस डोमिनेटेड बाय पावरफुल एंड वेल्दी पीपल।
तो मोर एंड मोर इंक्लूसिविटी होना चाहिए रेदर देन टॉप लॉबीज या टॉप डाउन अप्रोच पे किसी पॉलिसी को बनाओ। तो आपको नीचे के लोगों से भी पूछनी चाहिए, आम आदमी से पूछनी चाहिए कि भैया हम आपके लिए क्या करें, व्हाट वी शुड डू, कि आपको बेनिफिट मिले, आपको जो है अच्छा से अच्छा असेसमेंट हो। तो जब ऐसी इंक्लूसिविटी वाले पॉलिसी बनेगी तो एक इक्वलेंट स्टेक होल्डिंग होगी, लोगों का भी पब्लिक में गवर्नमेंट में जो है नो ट्रस्ट बिल्डअप होगा कि येस दे आर वर्किंग इन पावर, हमसे डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा जो है नेगेटिव फैक्टर, नेगेटिव एक्शन जो है आम सिटीजन्स लेने से पहले दे विल थिंक मोर देन नंबर ऑफ टाइम्स। बिसाइड्स दैट मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी जो है ना, इनकी रिकपलिंग बहुत ज़रूरी है। अब मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती है, जैसे इंडिया के केस में आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमिन करती है और फिजिकल पॉलिसी मोर और लेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट में होता है, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी से आप एक सर्टेन स्टेज पे जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हो, लिक्विडिटी मार्केट में कंट्रोल करते हो, ज़्यादा करते हो तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, कम लिक्विडिटी मार्केट में लिक्विडिटी कम करते हो तो इन्फ्लेशन जो है रिड्यूस होता है, राइट। तो अब जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो इन्फ्लेशन करते हो, जिससे अगर महंगाई कम होगी तो लोगों पे लेस अमाउंट ऑफ बर्डन पड़ेगा, लोग प्रॉस्पर होंगे, कम प्राइजेस में अच्छी चीज़ें जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो खरीद सकें। तो एक पीस प्रिवेल होगा कि आलू प्याज का दाम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन द आवर फेवर। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा जो है फिजिकल पॉलिसी आती है। फिजिकल पॉलिसी क्या है, इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है। किसी भी गवर्नमेंट जो है अपना साल भर जो खर्चा, जो भी कंट्री को रन करने के लिए उनको जो है पैसों की ज़रूरत होती है, और पैसा वो कहाँ से लाते हैं, आइदर थ्रू टैक्सेशन के थ्रू या नॉन टैक्स सोर्सेज के थ्रू। और ये टैक्स जो आप कंट्री में लगा रहे हो ये क्या रीजनेबल है, ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी के पॉकेट पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर पड़ रहा है और आप कॉर्पोरेट टैक्सेस रिड्यूस कर रहे हो इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबीज के फेवर में, और इनकम टैक्स जैसी एक्टिविटी जो है बढ़ा रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा रहे हो जो कि गरीब और अमीर दोनों को इम्पैक्ट करता है। तो एक सेंस ऑफ बैलेंसिंग जो है मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में बना के रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक पॉजिटिव सिनेरियो बिल्ड हो सके। अलॉन्ग विद दैट जीडीपी जो है सिर्फ आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ही रखते हो कि मॉनेटरी गेन कितना हुआ, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई, सिर्फ इसी पर्सपेक्टिव से आप देखते हो, लेकिन इनको और मोर इंक्लूसिव बनाना चाहिए और नेचर अलॉन्ग विद सोसाइटी और एनवायरनमेंट को भी ऐसे इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए ताकि इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है, ये एक ओवरऑल इंडिकेटर जो है मिल सके, तभी जो हम कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन बना सकेंगे और जो है पॉलिसी मेकिंग में भी आप राइट टारगेटिंग कर सकेंगे। आपको पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है तो उसकी सॉल्यूशन आप ढूंढ के जो है जो अपना एक सॉल्यूशन बता सकेंगे कि ओके वी आर वर्किंग फॉर द सिटीजन्स और आवर ओन कंट्री। और एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है, राइट। पैराडाइम शिफ्ट इज रिक्वायर्ड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एट द ग्लोबल और नेशनल लेवल। तो जैसा ये अगर आपका अप्रोच राइट रहा तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट क्लूलेस है, उसको पता नहीं कैसे क्या करना है। और ऐसा कुछ अप्रोच आप इंक्लूसिविटी का कर रहे हो, मोर इंक्लूसिव पॉलिसी बना रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम पता चलेगी और बेटर आप पॉलिसी बना सकेंगे। और इसके लिए क्या है कि वर्टिकल प्रोसेस, आप जब भी पॉलिसी बनाते हो एक टॉप डाउन अप्रोच होता है, टॉप की लीडरशिप बनाती है और ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करती है, और ग्राउंड लेवल के लोग जो होते हैं क्लूलेस होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो जब पॉलिसी बनाएं तो बॉटम अप अप्रोच से बनाएं और लेटर लेवल से बनाएं, यानी कि अपने पीयर ग्रुप से भी पूछें और नीचे के लोगों से भी पूछें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट वी शुड डू सो दैट आप बेटर चीज़ें हो सकें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब लोगों के बीच में डायलॉग होगा, डिस्कशन होगा, डेलिबरेशन होगा, एक्सपर्ट्स आएंगे, अलॉन्ग विद सिटीजन्स आएंगे, अपने इश्यूज बताएंगे और एक्सपर्ट इनके सॉल्यूशन बिल्डअप करेंगे, तभी एक इंक्लूसिव पॉलिसी बन पाएगी। और ये जो प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज और जो भी ऐसे इकोनॉमिक सिनेरियो, इनइक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, ये सारी जैसी जो सिचुएशन अभी ग्लोबली प्रिवेल कर रही है, तभी जो है टैकल अप हो सकेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल डिस्कशन, होप यू लाइक्ड इट। और आज का जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन है वो है, जीडीपी हैज़ बीन एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ए नेशन, हाउएवर इट हैजंट बीन इंक्लूसिव। कमेंट। तो क्या जीडीपी जो है ऐसा इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ जो मतलब आज के टाइम में यूज़ होती है, वो क्या इंक्लूसिव है, वेदर इट इज़ इंक्लूसिव, और भी फैक्टर्स को कंसिडर करती है। तो इस पर आपको डिस्कशन करना है, एक आर्गुमेंट बिल्ड करना है और एक वे फॉरवर्ड में आप सॉल्यूशन भी डालिएगा कि जीडीपी को और क्या रिफॉर्म करके हम कौन कौन से मेजर्स ला सकते हैं जिससे कि ये एक बेटर वो बन सके। तो ट्राई टू राइट इन 200 to 250 वर्ड्स, प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, यू कैन इम्प्रूव। क्वालिटेटिव एडिटोरियल डिस्कशंस हो रहे हैं आपके। और लास्ट मैंने बोला था आपको जीएस पेपर 4 का एक टॉपिक मैं इससे इसी लॉजिक पे बिल्डअप करूँगा, जिसको आप
आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन एक फूड ऑफ थॉट आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी बिल्डअप करता हूँ। अमर्त्य सेन जो आपके नोबेल लॉरिएट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी एक होती है ना एक थ्योरी है, नीति वस न्याय, राइट, पॉलिसी वस जस्टिस। तो क्या नीति को फॉलो करना एक एथिकल है या न्याय को फॉलो अप करना एथिकल है? और दोनों के केस में अगर फ्रिक्शन क्रिएट हो जाए नीति वस न्याय, तो आप किसको फॉलो अप करेंगे? क्या जो लॉ बना है उसको फॉलो अप करेंगे तब एथिकल कहलाएंगे, या पॉलिसी जो बन रही है उसको फॉलो अप करेंगे तो जो है वो न्याय मतलब एथिक्स नैतिक कहा जाएगा, राइट? पॉलिसी जो बनी उनको फॉलो अप करना, या जो जस्टिस का सिनेरियो है कि अगर आप सोसाइटी में काम कर रहे हो, अगर जस्टिस उससे प्रिवेल हो रहा है, एट ए लार्जर गुड के लिए हो रहा है, राइट? अगर आप किसी लॉ को फॉलो अप कर रहे हो लेकिन उससे कोई जस्टिस ना प्रिवेल हो, जैसे आप झुग्गी झोपड़ियों का डिमोलिश कर रहे हो, ये पॉलिसी तो है आपकी कि इन झुग्गी झोपड़ियों का डिमोलिश होना चाहिए, पर क्या ये जस्टिस कर रहा है, गरीबों के लिए सही काम कर रहा है? तो इस पे जो आप अपना एथिकल फाउंडेशन इस डिस्कशन पे बिल्ड कीजिए, ट्राई टू बिल्ड दिस एथिकल क्वेश्चन, इट्स रियली गुड। ये आप यूज़ कर सकते हो अपने एथिक्स के आंसर राइटिंग में। नीति वस न्याय, दैट इज पॉलिसी वस जस्टिस, अमर्त्य सेन की जो है फिलोसफी है। तो इस पर आप पॉन्डर करो, सोचो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, और डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन इस आंसर इस पर्सपेक्टिव को भी आप मेंशन करो, और आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, वेदर यू आर लाइकिंग द डिस्कशन और नॉट, कैसा है आज का हमारा सेशन, इस पे आप डू मेंशन अस, और डू शेयर दिस lecture with your rest of the friends, those who are preparing for the competitive examinations, or anybody else you feel like. So this is all about today's session. Hope you liked it, and till then, good luck, all the best, and bye.